प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अजीत पवार की मौत को लेकर एक बेहद विस्फोटक बयान दिया है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे संजय राउत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है और ये सवाल उठने भी चाहिए। अब इन सब के बीच बीजेपी पर और सत्ता पक्ष पर पूरी तरीके से नजर फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं और अगर कुछ पुराने हिसाब किताब का चिट्ठा खोल के देखें तो हो सकता है कि संजय राउत की बात काफी हद तक ठीक है। अब क्या है पूरा काला चिट्ठा और संजय राउत का क्या दावा है और क्या दावा कर रहे हैं वो आइए बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि अजीत दादा की मौत जिस तरह से हुई वो कई गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने इस घटना की तुलना जस्टिस BH लोया केस के करते हुए कहा कि ये पूरा मामला उसी तरह की आशंकाओं को जन्म देता है। राउत के मुताबिक प्लेन क्रैश से जुड़ी जो जानकारियां अब सामने आ रही है उनकी गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हुई और जो बातें बाहर आ रही है उन्हें देखकर मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं हो सकती। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि इस मामले को लेकर सवाल केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि अजीत पवार की अपनी पार्टी के लोग भी उठा रहे हैं। राउत ने साफ तौर पर कहा कि अजीत पवार की मौत संदिग्ध है और पर्दे के पीछे कुछ न कुछ जरूर हुआ है जिसे सामने आना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और प्लेन क्रैश की जांच को लेकर नए सिरे से मांग उठने लगी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। संजय राउत के इस बयान को जहां एक और सत्ता पक्ष ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग कर सकता है। आने वाले दिनों में ये बयान महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान और बढ़ा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत ने अपने बयान में बताया कि अजीत दादा ने कहा था कि वो घर लौटना चाहते हैं। उसके बाद बीजेपी के लोग ने उन्हें सिंचाई घोटाले की फाइलों से धमकाया। अब इस पूरा मामला बीजेपी और सत्ता पक्ष को कटघरे में लेकर आ गया है, क्योंकि अजीत पवार के निधन से पहले हालात कुछ ऐसे थे कि ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि अजीत पवार की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी चाल थी। आपको बता दें कि लगातार अजीत पवार ये दावा कर रहे थे कि वो एनसीपी के दोनों गुटों को एक साथ देखना चाहते हैं और जिस तरीके से उनके निधन के बाद फडणवीस ने यह दावा कर दिया कि अजीत पवार ने कभी एक कहा ही नहीं वो एनसीपी का विलय नहीं चाहते हैं। अब इस बयान से जनता और विपक्ष के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। आप पहले संजय राउत का बयान सुनिए। देखिए, अजीत दादाजी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। अजीत दादा पवार जैसी एक लीडर, एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का जिस प्रकार से विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर सिर्फ हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस प्रकार से ये आवाज, ये सवाल अजीत दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्यमय है। उनकी मौत जो है वो रहस्यमय है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजीत दादा ने ये कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं। फिर अजीत दादा ने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने अजीत दादा को धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है भाई। ये धमकी थी अजीत पवार। फिर अजीत पवार ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपके सिंचन घोटाले की फाइल मेरे पास है। उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की
रहस्यमयरीत्या मौत होती है, उसका क्या अर्थ है उनका? मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई कि कुछ नया कुछ कांड किया क्या किसी ने? तो देखा आपने कि किस तरीके से संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया है। दरअसल राउत का दावा है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के जरिए घर लौटना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अजित पवार से सिंचाई घोटाले से जुड़ी फाइलों पर जवाब मांगा गया था और इसके महज 10 दिनों के भीतर ही उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे हमें क्या समझना चाहिए। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की तुलना एक बार फिर जस्टिस BH लोआ मामले से करते हुए कहा कि ये घटना उसी तरह की शंकाओं को जन्म देती है। राउत ने यह भी पूछा कि क्या इस मामले में पर्दे के पीछे किसी ने कुछ किया है जिसकी सच्चाई सामने आनी बाकी है। गौरतलब है कि अजित पवार की 28 जनवरी की सुबह करीब 8:44 पर एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साजिश की आशंका जताई थी। हालांकि उस समय शरद पवार ने ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम ने तब और राजनीतिक रंग ले लिया जब अजित पवार की मौत के चौथे ही दिन उनकी पत्नी सुनीत्रा पवार ने डिप्टी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस फैसले को लेकर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए और इसे जल्दबाजी करार दिया। संजय राउत के इन बयानों के बाद अजित पवार की मौत को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष इन आरोपों को बेबुनियादी बता रहा है तो वहीं विपक्ष इस मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग कर सकता है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में और गरमाने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि सांसद संजय राउत ने अपने बयान में एनसीपी के नेता अमोल मिटकरी के एक बयान का भी उल्लेख किया है जिसने इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अमोल मिटकरी ने प्लेन क्रैश से जुड़ी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर बिंदु सामने रखे थे। मिटकरी ने कहा था कि हादसे में 6 लोगों की मौत की बात कही जा रही थी लेकिन घटनास्थल से केवल 5 लोगों के शव ही बरामद हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि 6वां व्यक्ति आखिर कहां गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा था कि जब उड़ान भरने से पहले यात्रियों की सूची डिजिटल रूप से रिकॉर्ड की जाती है तो फिर मृतकों की संख्या को लेकर इस तरह की विसंगति कैसे सामने आ सकती है। अमोल मिटकरी ने यह भी सवाल उठाया था कि इस विमान के पायलट को इतनी बार क्यों बदला गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सवाल उठाने का मकसद किसी तरह की अफवाह फैलाना नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना और जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार के निजी चार्टर्ड विमान के क्रैश होने के मामले की जांच विमान दुर्घटना जांच की ब्यूरो और महाराष्ट्र पुलिस की अपराध जांच शाखा CID द्वारा की जा रही है। हादसे के बाद बारामती में इस संबंध में एक मामला भी दर्ज किया गया था और जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही हैं। इन बयानों और सवालों के सामने आने के बाद अजित पवार की मौत को लेकर सियासी हलकों में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष जांच एजेंसियों पर भरोसा जताने की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग को लगातार दोहरा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब ये तो बात हो गई विपक्ष की लोगों की। अब कुछ फैक्ट्स और स्रोत मैं आपको बताती हूं जिससे ये साफ हो जाएगा कि अजित पवार की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। अब इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौत के करीब 2 हफ्ते पहले उन्होंने 1999 की भाजपा शिवसेना सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वो फाइल अभी भी उनके पास है। भाजपा ने इसे पूरी तरीके से उचित बर्ताव बताकर खारिज कर दिया था लेकिन अब उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उस आरोप की चर्चा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल अजित पवार ने 13 जनवरी को कहा था कि 1999 में पार्टी फंड के लिए एक सिंचाई परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए बढ़ाकर पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि पुरंदार लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल 1999 में मेरे पास आई तो ये 330 करोड़ रुपए की योजना बताई गई थी जिसके चलते मैंने फाइल खारिज कर दी थी। परियोजना पर आने वाले खर्च का पता लगवाया तो पता चला कि 220 करोड़ रुपए में पूरी हो सकती थी। यह भी पता चला कि अनुमानित खर्चे में 100 करोड़ पार्टी फंड के नाम पर और 10 करोड़ संबंधित अफसरों के लिए जोड़े गए थे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये कि पवार ने यह भी कहा था कि वो फाइल अभी भी उनके पास है। आपको बता दें कि साल 1995 से 1999 के बीच महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और अविभाजित शिवसेना की गठबंधन सरकार सत्ता में थी। इसके बाद 1999 में राज्य की सत्ता में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार बनी। उसी दौर की भाजपा शिवसेना सरकार को लेकर अजित पवार ने अपनी मौत से करीब 2 हफ्ते पहले गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय की सरकार में भाजपा नेता एकनाथ खड़से के पास सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी थी और अजित पवार द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एकनाथ
एकनाथ खड़से ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था। खड़से ने कहा था कि अजीत पवार स्वयं सिंचाई विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं और उन्हीं आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। खड़से ने यह भी कहा था कि पुराने मामले को उछालकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और अजीत पवार के आरोपों में कोई दम नहीं है। आपको बता दें कि उस समय भाजपा ने भी पवार के इन बयानों पर नाराजगी जताते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया था। हालांकि अब अजीत पवार की मौत के बाद उनके इन्हीं पुराने आरोपों को एक बार फिर सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में उठाया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिन फाइलों का जिक्र अजीत पवार ने किया था उनका क्या हुआ और क्या उन आरोपों की कभी निष्पक्ष जांच हुई है। इन तमाम पहलुओं ने अजीत पवार की मौत से जुड़े विवाद को और ज्यादा संवेदनशील और राजनीतिक रूप से विस्फोटक बना दिया है। इससे पहले भी अजीत पवार ने बीजेपी पर करप्शन का इल्जाम लगाया था। जी हां दोस्तों, अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा और सीधा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में खुलेआम भ्रष्टाचार किया है और जमकर पैसे की लूट मचाई गई है। अजीत पवार ने आरोप लगाया कि महानगर पालिका के कामकाज में भारी इरेगुलरिटीज हुई और बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी हफ्ताखोरी जैसे अवैध कामों में शामिल रही है और इस पूरे मामले से जुड़े सभी सबूत उनके पास मौजूद हैं। अजीत पवार ने कहा था कि वो बिना आधार के आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और जानकारियां हैं जो उनके दावों को साबित कर सकती है। अपने इस बयान के जरिए अजीत पवार ने सीधे तौर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उनके इस तीखे हमलों को उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम माना गया था और इसे आने वाले राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा था। अब उनकी मौत के बाद उनके ये बयान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं और राजनीतिक गलियारों में इन आरोपों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अजीत पवार के इन आरोपों पर उस वक्त बीजेपी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी, लेकिन पवार अपने वादों पर कायम रहे थे। अब इन सभी आरोपों, संजय राउत का बयान और फडणवीस का कहना कि अजीत पवार कभी विलय नहीं चाहते थे, इन सब ने एक बार फिर से अजीत पवार के मौत को सुर्खियों में ला दिया है और बीजेपी पे सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और बीजेपी इस पर क्या सफाई देती है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।